स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। लोक क्षेत्र में एक बड़ा फेमस गाना है कि कहब त लग जाई धक से। गाना पूरा सुनिएगा। वो एक विरोधाभास को बताता है, वो विरोधाभास जो आज भी भारत में देखने को मिलता है। सफाई कर्मचारी आंदोलन SKA जिसको हम कहते हैं, उसकी रिपोर्ट कहती है कि हर 45 घंटे में आज भी एक मृत्यु हो रही है मैनुअल स्कैवेंजिंग से, यानी कि मैला ढोने से। कल्पना कीजिए कि एक कानून है जो बना हुआ है 1993 में, बन गया है कि अब इसके आगे मैला ढोना नहीं होगा, हाथ से मैला ढोना, लेकिन स्थितियां खराब रहती हैं। 2013 में कानून को और सख्त किया जाता है, लेकिन उसके 12-13 वर्ष बाद फिर से रिपोर्ट आती है और कहती है कि हर 45 घंटे में एक मृत्यु हो रही है। जनवरी के बाद से अब तक 101 मृत्यु हो चुकी है मैला ढोने के कारण, हाथ से मैला ढोने के कारण। आज हम इसी विरोधाभास पे बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कि कानून क्या कहता है, स्थिति क्या है, दिक्कतें क्यों हैं, और वास्तविक समस्या की गहन पड़ताल करेंगे। तो अंत तक जरूर देखिएगा। ये PDF मिलेगा आपको मेरे टेलीग्राम पे, यानी कि टारगेट UPSC बाय विकास सिंह पे। इट्स विकास लाइव मेरा इंस्टाग्राम है, स्कैन करके यहाँ पे जुड़ जाइए। यहाँ पे आपका स्वागत है। कुछ और डाउट हो तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, मेरी मेल ID लिखी हुई है यहाँ पे, है ना। बस इतना बताता चलूं कि आगामी जो 27 तारीख है, 27 जुलाई है, वहां से जो हमारा स्मार्ट मॉडल पे आधारित P2I फाउंडेशन बैच है, नया बैच शुरू हो रहा है। और मैं अक्सर इसकी फीचर्स बताता हूं कि क्या अद्भुत तरीके से डैशबोर्ड्स को डिजाइन किया गया है कि आप खुद से अपनी एजुकेशनल हेल्थ को चेक कर सकते हैं। तो मेरा कोड विकास लाइव यूज करके आप इस बैच से जुड़ सकते हैं मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, है ना। चलिए पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट ये है जो मैंने बताया कि 1993 में पहली बार कानून बना मैला ढोने को लेकर, 2013 में इसको सख्त किया गया। 2014 से लेकर 23 तक की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे निर्देश दिए, भारी मुआवजों की बात की, लेकिन 2026 की रियलिटी क्या है कि अभी भी हर 45 घंटे में एक मृत्यु हो रही है मैला ढोने के काम के दौरान, है ना। अब देखिए, देश के सख्त कानून और जो जमीनी हकीकत के बीच की जो खाई है, हम इसी को देखने की प्रयास करेंगे। एक स्टेटमेंट बताता हूं, ये बेजवाड़ा विल्सन है, इनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला हुआ है। इनका स्टेटमेंट है कि दलित लिव्स डोंट मैटर, दलित लाइव्स डोंट मैटर, माफ कीजिएगा, फॉर द गवर्नमेंट एंड दे हैव टर्न्ड इनटू अ न्यू नॉर्मल। जो दलितों की जिंदगी है वो सरकार के लिए मैटर नहीं करती है, और अब वो जो उनकी शोषित वंचित हाशिए पे स्थित जिंदगी है वो न्यू नॉर्मल हो चुकी है। ऐसा सरकार का पर्सपेक्टिव लगता है, क्योंकि जब हम मैला ढोने की बात करेंगे तो एक बड़ा वर्ग है जो दलित वर्ग से जुड़ता है और वही मैला ढोता है। इस कारण इस प्रकार की दिक्कत आती है। थोड़ा समझ लेते हैं मैनुअल स्कैवेंजिंग है क्या। देखिए, अगर हम पुरानी परिभाषा देखें जो 1993 तक इस्तेमाल होती थी, और अभी भी लूप होल के तौर पे इसी परिभाषा की बात की जाती है। परिभाषा कहती है कि हाथ से मैला ढोना, ठीक है, जो इंसानी मलमूत्र को जो साफ करते हैं उस क्षेत्र की, वो जहां पे सोक पिट टैंक वगैरह होता है उसको साफ करते हैं, ये है पुरानी परिभाषा। नई परिभाषा में सीवर और सेप्टिक टैंक की जो सफाई है बिना सुरक्षा उपकरण के, उसको भी शामिल कर लिया गया है। जो नया एक्ट आया था 2013 का, उसमें शामिल कर लिया गया है। लेकिन अभी भी अगर रियलिटी उसी प्रकार से हमारे सामने हमको समाज के तौर पे आईना दिखा रही है तो दिक्कत है, ठीक है। 1993 का जो एक्ट है वो कहता है कि सूखे शौचालयों के निर्माण पे रोक, और लागू करने के बेहद कमजोर सीमित दायरे को वहां पे बात की गई थी। 2013 का जो अधिनियम है इसको थोड़ा देखना जरूरी है। परिभाषा का दायरा बढ़ा है, मैंने बताया 2 साल तक की कैद है, 1 लाख का जुर्माना है अगर इसका कोई फॉलो नहीं कर रहा है या कोई जो ठेकेदार है इस प्रकार की चीजों में इन्वॉल्व कर रहा है। 6 दिसंबर 2013 के बाद किसी भी व्यक्ति को इस काम पे लगाना, यानी कि मैनुअल स्कैवेंजिंग पे लगवाना अपराध है। जुर्माना मैंने बता दिया, ये जुर्माने की राशि भी बाद में बढ़ा दी गई। लेकिन फिर ये जो मृत्यु है, ये जो आंकड़े हैं, ये क्यों हमारे सामने आ रहे हैं ना। अगर हम एक परसेंटेज की बात करें तो लगभग 97% मैनुअल स्कैवेंजर जो हैं वो अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट से हैं। ये उस हार्श रियलिटी को बताता है जो अभी मैंने स्टेटमेंट आपको पढ़ा था। स्वतंत्रता के बाद से संविधान 17 अस्पृश्यता की बात करता है कि अस्पृश्यता नहीं होनी चाहिए, इट इज एब्सोल्यूट राइट, ठीक है, एब्सोल्यूट अधिकार है। बावजूद उसके व्यवहार में इस प्रकार के अमानवीय कार्यों को इनसे ही कराया जाता है, और ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है, पैराडॉक्स है, जिसपे सरकार को देखना चाहिए, ठीक है। सरकार का नजरिया आज भी क्या है, अछूतों वाला है। वो डॉक्यूमेंटेशन हो गया 1993 में, 2013 में अधिनियम बन गया, लेकिन अभी भी रियलिटी कुछ और ही कहती है, रियलिटी बहुत सिफर है।
डेटा देखें तो 2016 में 39 मौतें हुई, मैं 2013 की बात कर रहा हूं 2017 में 137, 2025 में 121 मौतें हुई और 2006 की बात की जाए तो अब तक लगभग 101 मौतें हो चुकी हैं, ऐसा आंकड़े कहते हैं। और इन आंकड़ों की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये आंकड़े हमको आईना दिखा रहे हैं कि समाज के तौर पे हम फेल हैं, सरकार के तौर पे भी दिक्कतें हैं, नहीं हो पा रहा है जो नियमावली है, जो कानून है उसका अनुसरण। ठीक है, सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 2021 से लेकर जून 2026 तक सिर्फ 332 मौतें हुई हैं, लेकिन 332 मौतों को आके सिर्फ लगा देने से क्या सरकार की जिम्मेदारी कम हो जाती है? भाई कहा गया कि 2013 के बाद से कोई व्यक्ति हाथ से मैला नहीं ढोएगा, फिर ये मृत्यु क्यों हो रही, क्यों दिक्कतें आ रही है ना? इसका मतलब क्या है कि मौतें आज भी जारी हैं और सरकार भी इसको मान रही है। सरकार 200-300 कम आंकड़े बता रही है, चलो सरकार आधे आंकड़े भी बता दे, लेकिन उस आंकड़ों के लिए भी जिम्मेदार कौन है? कहीं ना कहीं वही लोग ना जो सरकारी प्रक्रिया को पालन करा रहे हैं या सरकारी प्रक्रिया में अनदेखी हो रही है ना? आगे बढ़ा जाए अगर हम तो क्या देखते हैं, अगर हम राज्यों के हिसाब से देखें तो 47 हरियाणा में, 58 महाराष्ट्र में, 38 तमिलनाडु में, 37 उत्तर प्रदेश में, 29 दिल्ली में, ये सरकार के आंकड़े हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जो आंकड़े हैं ये सिर्फ गांव के आंकड़े नहीं है, ये टीयर 2 के आंकड़े नहीं है, ये मेट्रो सिटीज के भी आंकड़े हैं। अब लिखा है कि समस्या औद्योगिक, शहरी और कम शहरीकृत दोनों जगहों पे मौजूद है। बिल्कुल, जब दिल्ली में मौतें हो रही हैं जो भारत की राजधानी है, तो बाकी जगहों पे तो हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं ना कि चीजें इस प्रकार से होंगी। देश की राजधानी में चीजों को अगर इंप्लीमेंट नहीं किया जा पा रहा है तो उत्तर प्रदेश में, बिहार के गांव में, तमिलनाडु के दूरस्थ क्षेत्रों में कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चीजें फॉलो होंगी? चलिए एक बार देखते हैं, गुजरात का मॉडल देखते हैं। गुजरात में कहा गया कि चीजें बहुत अच्छी हैं। 2018 के सर्वे में सिर्फ 105 मैनुअल स्कैवेंजर पहचाने गए। ठीक है, राष्ट्रीय आंकड़े का 0.24% था, यानी कि एकदम 1% भी नहीं था, बहुत कम था। लेकिन दिक्कत यह है कि जब नमस्ते योजना, अभी नमस्ते योजना के बारे में बताऊंगा, जब इसकी बात की गई तो इसमें 7,648 लोग चयनित हुए। इसका मतलब ये आंकड़ा तो फिर गलत साबित हो जाता है यहाँ पे। एट द सेम टाइम पिछले 5.5 सालों में 27 मौतें हुई हैं गुजरात में, जो बताता है कि इस प्रकार के आंकड़े सिर्फ कागजी हैं। जो असलियत है वो आंकड़ों से बहुत दूर है और अभी भी मृत्यु हो रही है, लगातार हो रही है। तो क्या है कि, और सबसे बड़े इंपॉर्टेंट जो बात है वो यही है, जो 1993 में जो अधिनियम था उसमें जो परिभाषा दी गई थी, ये अभी भी उसी परिभाषा को फॉलो कर रहे हैं। लिखा है ना कि सरकारी परिभाषा सिर्फ सूखे शौचालय वाली परिभाषा को लेके कि उनको दूर कर देंगे तो मैनुअल स्कैवेंजिंग दूर हो जाएगी। नहीं, सेप्टिक टैंक की सफाई हो रही है, उसमें बिना पीपीई किट पहने व्यक्ति जा रहे हैं, उनकी मृत्यु हो रही और उनको अकाउंटेबल नहीं ठहराया जा रहा है, उन ठेकेदारों को भी नहीं और उन नगर पालिकाओं को भी नहीं, है ना? थोड़ा सा और देख लेते हैं कि ये लूप होल बढ़ता कैसे है, ये प्रथा क्यों जारी है। पहली बात कि सरकारी सर्वे में देखा क्या जाता है कि सूखे शौचालय वालों को सिर्फ गिनते हैं, सेप्टिक टैंक को या अन्य प्रकार के जो मलमूत्र विसर्जन वाले क्षेत्र होते हैं, टैंक्स वगैरह होते हैं, सोकपिट्स होते हैं, उनको नहीं गिना जाता है ना। तो असल मौतें सीवर सेप्टिक टैंक में हो रही हैं जो आंकड़ों से गायब हैं। दूसरी बात अगर देखें तो नगर निकाय क्या करती हैं, अर्बन लोकल बॉडीज, वो निजी ठेकेदारों को ठेका देती हैं, वो अनौपचारिक मजदूरों को मजदूरी पे लगाते हैं वहां पे, और वहां पे उनकी सेफ्टी के लिए कोई नहीं देखता है। वो कम दाम पे, है ना, अपने मनमाने दाम पे बिना पीपीई किट के उनको भेज देते हैं और वहां पे मृत्यु होती है। तो सिस्टम का जाल जो है, जो ट्रैप है सिस्टम का, वो इस प्रकार से यहां पे दिखने को मिलता है। उसके बाद देखें तो पीपीई का, अब देखिए, अब हमने पीपीई किट की बात कर दी, आप देखिए ना कि 89,915 मान्य कर्मचारियों में से आप परसेंटेज देख लीजिए, 2,878 के पास पीपीई किट नहीं है। यानी कि, और फिर से मैं बता दूं कि ये कागजी आंकड़े हैं, वास्तविक आंकड़े इसके आधे हैं, मतलब लगभग आधे ऐसे हैं जिनके पास प्रॉपर पीपीई किट नहीं है। पीपीई किट मतलब वो आपने कोविड में भी उसको देखा होगा, जो सुरक्षा किट होती है जिसको पहन के वो मेल होल में उतरते हैं, साफ सफाई करते हैं। पहली बात तो ये होना ही नहीं चाहिए था। दूसरी बात, ये डेटा सरकारी आंकड़े में जब इतना कम है, वास्तविकता में कितना कम होगा? किसी में छेद है, किसी में नीचे से चूहे खा चुके हैं, प्रॉपर पीपीई किट सबके पास नहीं है, यह समस्या का विषय है। 332 मौतों के मुकाबले 5 साल में केवल 193 एफआईआर दर्ज हुई। आपने कहा था कि एफआईआर दर्ज होगी, गिरफ्तारी होगी, मुआवजा मिलेगा। मुआवजा तो चलो दूर की बात है, आप एफआईआर तो दर्ज करो, एफआईआर भी दर्ज नहीं हो रही है। मतलब आधे से भी कम केसेस में अगर एफआईआर का इश्यूज है तो दिक्कत आ रही है यहां पे, है ना। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि पुराने शहरों में क्या है, सीवर लाइनें इतनी संकरी हैं और अनियोजित हैं कि जो मशीनें नहीं पहुंच पाती हैं वहां पे, और मजबूरन इंसानों को भेजा जाता है बिना पीपीई किट के, और फिर बाद में उनकी लाश आती है।
उनके प्रति अगर हम सिंपैथी नहीं दिखा सकते, एम्पैथी नहीं दिखा सकते, तो कम से कम इस डेटा को स्वीकार कर सकते हैं ताकि भविष्य में इसको सुधारा जाए। ठीक है, देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने लगातार क्या क्या चीजें कही। तो मैंने बताया था कि जो एसके जो यूनियन की शुरुआत में बात की थी, 1993 के बाद हुई हर मौत पे 10 लाख के मुआवजे के आदेश और पुनर्वास की बात की गई थी। 2019 में 6 महानगरों में प्रथा पूर्णतः रोक लगा दी गई थी, है ना। 2023 में मुआवजा बढ़ा दिया गया और वो 30 लाख कर दिया गया, 10 लाख को 30 लाख कर दिया गया, और ठेके पे सफाई पूर्णतः बंद कर दी गई जो अर्बन लोकल बॉडीज करती थी, और निगरानी पोर्टल बनाने का आदेश दिया गया कि भाई इनको अच्छे से देखो, समझो, है ना। 2025 में दिल्ली पीडब्ल्यूडी पे बिना पीपी जो सफाई कर्मचारियों को बिना पीपीई के जो सफाई करने के लिए भेज दिया गया, उसके लिए 5 लाख का भारी जुर्माना लगाया गया। अब पता नहीं 5 लाख के साथ भारी क्यों रखा गया, अगर ये 50 करोड़ होता तो समझ में आता। 5 लाख के जुर्माने से उनका क्या होता है ना, ऊंट के मुंह में जीरा वैसी जैसी बात है, कोई इनको असर भी नहीं पड़ेगा इसका। लेकिन कोर्ट लगातार देख रही है, बावजूद उसकी स्थितियां अभी भी हाथ से दूर जा रही है ना। अब अगर हम नमस्ते योजना की शॉर्ट में बात करते चलें तो क्या है, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है वो इस योजना को चलाती है। ठीक है, और साथ में जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, उसके साथ में ये केंद्रीय क्षेत्र परियोजना के तौर पे काम करती है। ठीक है, सेंट्रल सेक्टर योजना के तौर पे काम करती है। सीफर सफाई 100% मशीनीकृत हो, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, आयुष्मान भारत के तहत जो PMJAY है उसके तहत उनके स्वास्थ्य बीमा है, सभी स्वास्थ्य जो कर्मचारी हैं जो धोने वाले हैं। यंत्रीकृत सफाई जो वाहन है उनके लिए 5 लाख तक की सब्सिडी दी जाती है, एंड एट द सेम टाइम जो कचरा बीनने वाले हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है ना। मैं इसी डेटा की बात कर रहा था कि गुजरात में अगर नमस्ते स्कीम में 8,000 10,000 लोग का नाम लिखा हुआ है, तो ऐसे कैसे कहा जा सकता है कि सिर्फ 300 या 350 के आसपास मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं। इसका मतलब क्या है कि संख्या कुछ और बता रही है, क्योंकि लाभार्थी तो बहुत सारे हैं, इनको क्यों नहीं काउंट किया गया है। तो ये स्कीम एक ऐसी है जो एक अच्छी स्कीम है जिस पे काम किया जाना चाहिए, लेकिन फिर इसमें भी लूप होल्स निकल आ रहे हैं और इसमें भी कमियां निकल आ रही है। ठीक है, तो नमस्ते योजना की जो योजना है उसकी सीमाएं क्या है कि केवल शहरी क्षेत्र में फोकस है, ठेकेदारों पर कोई लगाम नहीं है। अभी भी बड़े स्तर पे असमानता दिख रही है, क्योंकि जो निधियों का आवंटन है वो राज्यवार बराबर नहीं है या एक पर्टिकुलर अनुपात में नहीं है, जो दिक्कत दे रहा है। एट द सेम टाइम जो तकनीक की बात हम करते हैं, हम कहते हैं 100% मशीनीकरण, ये किस स्तर पे और किस तकनीक से होगा, सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। और वो जगह है जहां पे अनियमित तौर पे इस प्रकार के मेन होल बनाए गए थे, सीवर टैंक बनाए गए थे, वहां पे तकनीकी जवाब दे जा रही है। वहां पे हमारे पास क्या उत्तर है उसका, वहां पे तो हमको मैनुअल स्कैवेंजर को भेजना पड़ रहा है ना। सरकार के पास नमस्ते स्कीम में इसका जवाब नहीं है। आई होप सरकार इस पे काम कर रही होगी और सोच रही होगी इस विषय पे। ठीक है, अब आयाम तो खैर इसके हम लोग देख लेते हैं सारी चीजें। क्या समाधान हो सकता है, तो पहली बात क्या है कि हमें बुनियादी ढांचे को बेहतर तरीके से दोबारा निर्माण करना होगा। जो पुरानी संकरी सीवर की लाइन है उनको दोबारा निर्माण कीजिए। कुछ जगहों पे इस पे काम भी हुआ था। पूरे देश में जहां पे दिक्कतें हैं वहां पे दोबारा काम किए जाने की जरूरत है। डेटा के लिए ईमानदारी, खुद भी ईमानदार रहिए, अपने लोग जा रहे हैं और यह स्थिति भयावह है। आज भी आजादी के इतने वर्षों बाद भी, 2-2 कानून बनने के बाद भी, स्कीम आने के बाद भी अगर मृत्यु हो रही है, तो हमें डेटा के प्रति थोड़ा सा ईमानदार होना पड़ेगा और थोड़ा सा रिजिड होना पड़ेगा टुवर्ड्स द इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, स्वतः का बात क्या है कि अब जैसे लोगों को अदालती चक्कर न लगाना पड़े। अगर मैला ढोने से मृत्यु हुई है तो सीधे 30 लाख का मुआवजा होना चाहिए। एक अलग स्ट्रगल ये हो जाता है मुआवजे के लिए। हर मौत पे ठेकेदार पे कोई केस क्यों नहीं हो रहा है, उसकी जवाबदेही क्यों नहीं तय की जा रही है, इस पे काम करना होगा। और कहीं ना कहीं वो जो परिवार हैं जो इससे प्रभावित होते हैं, उनकी शिक्षा, उनके पुनर्वास पे, रिहेबिलिटाइजेशन पे सरकार को, अर्बन लोकल बॉडीज को एंड एट द एंड कोर्ट को भी ध्यान देना होगा कि प्रॉपर हो रहा है नहीं हो रहा है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ना। अंततः अगर इसको कंक्लूड करना हो तो मैं बस यही कहूंगा, देखिए मैनुअल स्कैवेंजिंग की जो कहानी है ना, ये भारत के लिए, हम नागरिकों के लिए एक आईना है। 1993 का कानून बन चुका है, 2013 का कानून हम देख चुके हैं, नमस्ते स्कीम को हम देख चुके हैं। ठीक है, लेकिन अभी भी कोर्ट के सख्ती के बाद, इतनी योजनाओं के होने के बाद भी, अगर हर 45 घंटे में एक व्यक्ति मैनुअल स्कैवेंजिंग के कारण मृत्यु प्राप्त कर रहा है, डेटा 21वीं सदी के तीसरे दशक के आधे बीत जाने के बाद भी अगर मिल रहा है, तो यह भयावह है। हमें आपको इस पर सोचना होगा, एक सिविल सोसाइटी के तौर पे हमें इस पे काम करना होगा, सरकारों को ध्यान देना होगा। निश्चित तौर पे वो वेलफेयर चाहती होंगी, डीपीएसपी का पालन करना चाहती होंगी, पर आंकड़े ये कहते हैं कि स्थितियां थोड़ी सी भयावह हैं। सोचना होगा, समझना होगा। बाकी इस पे आपकी क्या राय है, आप जरूर बताते जाइएगा। एक प्रश्न भी है, प्रश्न ये है कि डॉक्टर बलराम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2023 के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा मैनुअल स्कैवेंजिंग में मृत्यु पर तय की गई मुआवजे की राशि कितनी है? 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख या 30 लाख?
कमेंट बॉक्स में आंसर आप देते जाइएगा, आपके उत्तरों की प्रतीक्षा रहेगी। और कम से कम इस विषय पे अपनी राय देती जाइएगा कि महिला ढोने को लेकर आपकी क्या राय है, आप क्या मानते हैं इस बात को लेकर। मैं एक चीज बताता चलूं कि हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय अगले 1 हफ्ते एडमिशन चलेगा। नाटकों से ये बैच जो है वो शुरू हुआ है। 2,000 रुपए का आपको एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा मेरा कोड विकास लाइव लगाने के बाद में। ध्यान रखिएगा, कुछ दिनों तक ये ऑफर वैलिड है, फिर ये ऑफर नहीं वैलिड रहेगा। तो 2,000 रुपए तक का ऑफ मिलेगा एक्स्ट्रा हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय पे। तो इससे जुड़ जाइए। देखिए, सबसे छोटा, सबसे ज्यादा नंबर इस वैकल्पिक विषय में आते हैं और टॉपर्स की पसंद रही हिंदी माध्यम में सबसे ज्यादा। तो जुड़िए हिंदी लिटरेचर से, है ना। इस महीने के अंत तक इस बैच में एडमिशन क्लोज हो जाएगा, है ना। बाकी आपको कोई और डाउट है, कुछ कंफ्यूजन है, आप मेरे टेलीग्राम पे आइए, पीडीएफ यहीं मिलेगा। इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, स्वागत है यहाँ पे भी। कुछ आपको लिख के भेजना है, आप मुझे मेरी मेल पे vikas.singh@study.com पे भेज सकते हैं। बाकी कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा क्या लगता है वर्तमान में इस प्रकार की समस्या का समाधान कैसे प्राप्त होगा, और सरकारें क्या अभी भी हीला हवाली कर रही हैं, प्रॉपर सही तरीके से इस प्रकार की चीजों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।